Hello everyone, I hope you all are happy, safe and healthy. So today we are going to cover up section number 184 and section number 189. Section 184 is about disclosure of interest by the director and section 189 is about maintaining the register of this transaction which is mentioned under section 184 and section 188. Section 188 is all about related party transactions and section 184 is about disclosure of interest by the director. Why we are covering section 189 with 184? Because it is related to 184 where we will have to maintain the registers जो भी disclosure of interest कर रहे हो section 184 के अंदर प्लस 188 के अंदर, उसमें ज़्यादा 188 का as such reference नहीं है तो इसीलिए मैं उसको इसके साथ ही कवर अप कर रही हूँ. आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर आपने 188 नहीं भी पढ़ा है तो भी आप उसको समझ पाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. इट्स मोस्टली लिंक टू 184, सिमिलर है, काफ़ी सेम ही होगा. ठीक है, सो वील बी कवरिंग 184 एंड 189 टुडे. लेट्स स्टार्ट विद 184. Section 184 is given on page number 3.39 of the study material. If you are new to this channel, you may find the notes for this video in the description box given below. And if you have the hard copy of the study material of the institute, you may open that as well. So it is the latest material which I have. Page number 3.39 is the page where we are going to start from. Oh, I hope you have opened it. Let's start with it. Section 184, disclosure of interest by director. The office of director in a company is that of a trust. ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो डायरेक्टर का ऑफिस होता है इट इज़ दैट ऑफ अ ट्रस्ट. ट्रस्टी जैसा रिलेशनशिप होता है डायरेक्टर और कंपनी के बीच में, वो ही चीज़ यहाँ पर मैंशनड है. अ पर्सन होल्ड्स द डायरेक्टरशिप इन अ fiduciary capacity. As trustee of the assets of the company, the director is duty bound to pass on the benefits accruing from all such transactions which belong to the company. कोई भी transactions होती हैं, कोई भी transactions पर कोई भी benefit मिलता है तो वो benefit किसको देना होता है? डायरेक्टर को. तो डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि जो भी benefit हो रहा है वो benefit कंपनी का ही है तो उसी को पास ऑन किया जाए. At any stage, if he becomes interested in a transaction, the benefits of which rightfully accrue to the company, he must disclose his interest so that the board and if required, the company may take a rational decision whether to continue with the transaction or not. इसमें बताया हुआ है कि कोई भी बेनिफिट अगर किसी ट्रांजैक्शन से हो रहे हैं तो वो डायरेक्टर्स को नहीं, वो कंपनी के हैं तो कंपनी को ही होने चाहिए, जिसके हैं उसी को होने चाहिए. तो सिमिलरली कि अगर वो बेनिफिट्स राइटफुली अक्रू होते हैं कंपनी को तो उसको कंपनी को ही मिलने चाहिए, वो डायरेक्टर को नहीं मिलना चाहिए. तो अगर उसका कोई इंटरेस्ट आ भी रहा है, किसका? डायरेक्टर का इंटरेस्ट अगर आ भी रहा है तो उसको इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, जिससे कि बोर्ड को अगर लगा या कंपनी को अगर लगा तो वो रैशनल डिसीजन ले पाएँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, जिससे कि क्या आप कर सकें, वो डिसाइड कर पाएँ कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है जिसमें किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है उसको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड बाय द डायरेक्टर इंक्लूड्स बोथ जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. जनरल डिस्क्लोजर होगा जो हर किसी को हर केस में करना है और स्पेसिफिक कब होगा? जब ये पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, ये पर्टिकुलर केस होगा तो आपको वो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. ठीक है, तो देर आर बोथ जनरल डिस्क्लोजर्स ऑफ द इंटरेस्ट एंड द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. Section 184 of the Act, which contains the provisions in respect of disclosure of interest by the directors, is applicable to all the companies and their directors. These provisions are discussed as under. क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो पहला है जनरल डिस्क्लोजर जो सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, फिर आएगा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जो सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है. तो जनरल डिस्क्लोजर की बात करें तो एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न or interest in any company or companies or bodies, corporate firms or other association of individuals which shall include the shareholding. सो हर एक डायरेक्टर को अपना कंसर्न या इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा. किसी भी कंपनी के अंदर हो सकता है, बॉडी कॉरपोरेट के अंदर हो सकता है,
फर्म्स के अंदर हो सकता है या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर भी उसको वो इंटरेस्ट या फिर कंसर्न डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसके साथ? उस फर्म के नाम के साथ साथ आपको शेयर होल्डिंग भी बतानी पड़ेगी कि आपका कितना % शेयर है उस कंपनी, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या AOI के अंदर। ठीक है। इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर which is in Rule 9 of the Companies Meetings of Board and its Powers Rules 2014. The intention of law behind such disclosure is to make known the other directors of the company about the interest of the concerned director in other companies या फिर firms. So इस डिस्क्लोजर से क्या होगा कि जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको पता चलेगा कि ये वाला जो डायरेक्टर है इस फर्म में, इस AOI में, इस बॉडी कॉर्पोरेट में या फिर कंपनी के अंदर क्या है, रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है, कंसर्न्ड है। ठीक है। सो यही इंटेंशन है, इसी वजह से डिस्क्लोजर इज़ कंपलसरी। ओके, अब बात आती है, बता तो दिया डिस्क्लोजर करना है, किस चीज़ का डिस्क्लोजर करना है, लेकिन कब करना है? When to make the general disclosure of interest? So every director shall disclose his interest at the first meeting of the board in which he participates as a director. जिस भी मीटिंग में आप एज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट करने वाले हो, जो भी आपके लिए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है आपके लिए, ठीक है, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये इंटरेस्ट है इस फर्म में, कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में। ठीक है। ये आपको अपनी पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर बताना है, जहाँ पर भी आप पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले हो। प्लस आपको उसके बाद कब बताना है? हर एक फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग के अंदर, जो भी हर एक फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग होगी, उसके अंदर भी आपको ये फिर से डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो पहला, तो जब भी आपके लिए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर डिस्क्लोजर करना है, फिर उसके बाद जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके अंदर पहली बोर्ड मीटिंग होगी, उसके अंदर डिस्क्लोजर करना है, या फिर जब भी कोई चेंज आ रहा होगा आपकी इंटरेस्ट में, आपकी कंसर्न्स में, तो उसका भी आपको चेंज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जो भी चेंज हो रहा है उस दिन के बाद जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसके अंदर यू नीड टू डिस्क्लोज द सेम। So, when to make the general disclosures of interest, every director shall disclose his interest at the first meeting of the board in which he participates as a director, and thereafter at the first meeting of the board in every financial year, या फिर whenever there is any change in the disclosures already made, then at the first board meeting held after such change. Okay, next अब आ जाते हैं रूल 9 के ऊपर। So provisions of rule 9 एज रिगार्ड्स मैनर ऑफ डिस्क्लोजर क्या होगा और अदर मैटर्स क्या होंगे इससे रिलेटेड, द प्रोविजंस ऑफ रूल 9 आर गिवन एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट बाय गिविंग अ रिटन नोटिस इन फॉर्म MBP 1. If you have done ROC related work in your articleship, during your articleship, you must be knowing कि MBP 1 फॉर्म फाइल होता है फॉर डिस्क्लोजिंग हिज कंसर्न या फिर इंटरेस्ट, कि आपका किस फॉर्म में, कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में इंटरेस्ट या फिर कंसर्न है। वो आप कैसे बताओगे? आप एक रिटन नोटिस फाइल करोगे, किस फॉर्म के अंदर? फॉर्म MBP 1 के अंदर। The director giving the notice of interest shall be duty bound to cause it to be disclosed at the meeting held immediately after the date of notice. So जैसे ही आपने नोटिस दिया उसके बाद जो भी मीटिंग होती है उसमें आपको ये चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि आपका ये इंटरेस्ट है। All the notices shall be kept at the registered office of the company. They shall be preserved for a period of 8 years from the end of the financial year to which they relate. MBP 1 आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे मेंटेन करनी होती है, सिमिलरली आपको MBP 1 भी मेंटेन करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years उस फाइनेंशियल ईयर एंड से जिस फाइनेंशियल ईयर को वो पर्टेन करता है। They shall be kept in the custody of the company secretary or any other person authorized by the board for the purpose. तो कस्टडी किसकी कस्टडी में रहता है? कंपनी सेक्रेटरी, या फिर बोर्ड ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है तो उसकी कस्टडी में भी आप इसको रख सकते हो। अब ये तो हो गए हमारे जनरल डिस्क्लोजर्स। अब बात आएगी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स की सबसेक्शन 2 के अंदर। सो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 2। A director of a company shall make a specific disclosure of interest whenever he, in any way, whether directly or indirectly,
is concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into। तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि अगर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कब आ रही है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर कोई अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। so, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर अरेंजमेंट हो रही है, तो उस केस में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आती है। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा, ठीक है। जिस भी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है उस मीटिंग के अंदर या तो वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की ही बातें हो रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं, ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, या फिर वो प्रपोज्ड है, मतलब ये करने का सोच रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हम करेंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट तभी आएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट की बात होती है। सो जब भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है या होने वाला है with a body corporate in which such director or such director in association with any other director holds more than 2% shareholding of that body corporate। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारी कंपनी के साथ, जिस भी कंपनी के डायरेक्टर की बात हो रही है, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ हो रहा है जिसमें ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर या फिर हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर या फिर किसी और डायरेक्टर के साथ मिलाकर उस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 2% शेयर होल्डिंग से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है, ठीक है। तो उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे कि वो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है या होने वाला है विद अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर इज़ अ प्रमोटर, मैनेजर, सीईओ। या तो उस कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग होती 2% से ज़्यादा की अकेले या फिर किसी और डायरेक्टर के साथ, या फिर आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर प्रमोटर, मैनेजर या फिर सीईओ हो। किसी भी कंपनी में अगर कोई पर्सन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है विद दी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो क्या है, प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ, तो उस केस में भी आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, with a firm or any other entity in which such director is a partner, owner या फिर member, या फिर कोई और फर्म है या फिर कोई भी एंटिटी है जिसमें ये वाला डायरेक्टर, पार्टनर, ओनर या फिर मेंबर है, तो भी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा स्पेसिफिक वाला। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट्स पढ़े। 2 तो बॉडी कॉर्पोरेट वाले हैं और एक फर्म या फिर अदर एंटिटी का है। जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट वाले हैं उसमें एक पॉइंट शेयर होल्डिंग से रिलेटेड है और दूसरा पॉइंट डायरेक्टर की पोजीशन से रिलेटेड है, विच इज़ प्रमोटर, सीईओ एंड मैनेजर। तीसरे वाले पॉइंट में पार्टनर, ओनर, मेंबर बताया हुआ फर्म का, तो ये दोनों एक जैसे से ही हो गए कि डायरेक्टर की क्या पोजीशन है उस बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म में। फर्स्ट पॉइंट में बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर डायरेक्टर की या तो इंडिविजुअली या फिर किसी और डायरेक्टर के साथ शेयर होल्डिंग है मोर दैन 2%। सो इस केस में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है या होने वाला है विद द बॉडी कॉर्पोरेट या फिर फर्म या फिर अदर एंटिटी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज 3.41। नाउ when to make specific disclosure of interest, जैसे हमने पढ़ा था when to make general disclosure of interest, ये आ जाता है when to make specific disclosure of interest. The disclosure shall be made as under. The interested director shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the board in which the contract arrangement is discussed for the first time. तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कब करना पड़ेगा, जिस भी मीटिंग के अंदर पहली बार इस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट की बात हुई कि हम इस बॉडी कॉर्पोरेट फर्म या अदर एंटिटी के साथ क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। तो जब भी पहली बार इसका जिक्र भी होगा ना, डिस्कशन भी होगा, उसी मीटिंग के अंदर आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड ही शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। डिस्क्लोज कर दिया तो ये इनफ नहीं है, डिस्क्लोज करने के बाद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। Non-participation implies that he shall not discuss the matter relating to such contract and shall not vote if there happens to be a voting in this connection.
सो अगर डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, प्लस अगर ऐसा लगा कि वोटिंग की रिक्वायरमेंट है और वोटिंग हो रही है तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही डिस्कशन करके ना ही वोट करके. It may happen that any director is not so concerned or interested at the time of entering into such contract or arrangement. हो सकता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर उस डायरेक्टर की ना ही कोई मोर देन 2% वाली शेयर होल्डिंग हो रही है, ना ही वो प्रमोटर मैनेजर सीईओ है, ना ही उस फर्म में पार्टनर ओनर मेंबर है, हो सकता है ना. लेकिन जब बाद में देखें कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा था, होते होते बाद में वो इंटरेस्टेड बन जाता है. However, if he becomes interested after the contract or arrangement is entered into, he shall disclose the concern or interest forthwith when he becomes so, or at the first meeting of the board held after this becoming concerned or interested. तो पहले नहीं थे तो पहले तो डिस्क्लोज करा नहीं होगा मीटिंग में, आपने मीटिंग भी अटेंड करी होगी, डिस्कशन भी किया होगा, लेकिन जिस डेट पर आप इंटरेस्टेड या कंसर्न बन जाओगे उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन आप या तो उसी टाइम बता दो इस चीज़ का, डिस्क्लोजर कर दो, या फिर जो भी इस इंटरेस्ट या कंसर्न के आने के बाद मीटिंग होने वाली है बोर्ड की उसमें इस चीज़ का डिस्क्लोजर कर दो. ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि क्या क्या कैसे कब करना है, कब करना है आपको डिस्क्लोजर. तो पहला तो यही है कि पहले से इंटरेस्टेड कंसर्न हो तो एज ऑन डेट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंटरेस्टेड कंसर्न हो तो उसी दिन बता दो, ना ही डिस्कस करोगे ना ही वोट करोगे. पहले नहीं थे बाद में जाके इंटरेस्टेड कंसर्न हो गए, कोई बात नहीं, उस दिन डिस्क्लोज कर दो, नहीं तो जो भी मीटिंग नेक्स्ट होने वाली है उसके अंदर डिस्क्लोजर दे दो. ठीक है, अब जब भी हम कोई प्रोविजन पढ़ते हैं तो आपको पता ही है, अभी तक आपको आदत ही हो गई होगी कि एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन ज़रूर आता है. सो आ गया फिर से एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन. अब ये एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन किससे रिलेटेड है, तो ये एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन है टू अ प्राइवेट कंपनी एंड टू अ सेक्शन 8 कंपनी. दो कंपनीज़ के लिए है, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी. देखते हैं क्या क्या एग्जेम्पशन या मॉडिफिकेशन दिया. तो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जिसने भी सेक्शन 130 डिफॉल्ट नहीं किया है तो वो सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को अप्लाई करेगी, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ. मतलब सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. जनरल डिस्क्लोजर के लिए कोई एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक के लिए. प्राइवेट कंपनी हो जनरल वाला तो करना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक के लिए थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं. क्या रिलीफ दिया है कि सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 को कंप्लाई करो, लेकिन एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है कि आप जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो आप क्या करो, पार्टिसिपेट कर सकते हो मीटिंग में, लेकिन अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दो बस. पार्टिसिपेशन पे रोक टोक नहीं है. क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, पार्टिसिपेशन पे कोई रोक टोक नहीं है. सो 184 सबसेक्शन 2 का कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन कर दिया प्राइवेट कंपनी के लिए. यस. In respect of Section 8 company which has not committed a default in filing of its financial statements under Section 137 or annual return under Section 92 with the registrar, ये लाइन तो पक्का पक्का आपको याद रहने वाली है. The provisions of Section 184 subsection 2 shall apply only if the transaction with reference to Section 188 on the basis of terms and conditions of the contract or arrangement exceeds 1 lakh rupees. सो कोई भी सेक्शन 8 कंपनी है जिसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया 137 या 92 का, तो जो सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 है ना, वो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर आपको तभी करना पड़ेगा जब जो ट्रांजैक्शन है वो सेक्शन 188 वाली ट्रांजैक्शन हो रही है एंड वो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो एक्सीड करता है 1 लाख रुपीज़ से. अप टू 1 लाख की ट्रांजैक्शन है सेक्शन 188 वाली, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 को कंप्लाई करने की टू अ सेक्शन 8 कंपनी. लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन सी ट्रांजैक्शन, जो सेक्शन 188 वाली है, एंड उस केस में ट्रांजैक्शन का अमाउंट 1 लाख से एक्सीड कर रहा है, सेक्शन 188 वाली ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 करना पड़ेगा अप्लाई, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई होप यू आर क्लियर विद द एग्जेम्पशंस ऑल्सो एंड द जनरल एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स ऑल्सो. अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी इफ देयर इज नॉन डिस्क्लोजर. सेक्शन 184 सबसेक्शन 3. A contract or arrangement entered into by the company shall be voidable at its option if the interested director who has a direct or indirect concern or interest in such contract or arrangement
does not disclose his interest as required by section 184 subsection 2, or if such director participates in the meeting where such contract or arrangement is discussed. क्या बोला है इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हो रहा है कंपनी का, ठीक है, जिस डायरेक्टर का इंटरेस्ट था, कंसर्न था, उसने इस चीज़ का डिस्क्लोजर नहीं किया सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। मतलब सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 ही क्यों लिखा है? देखो ऑब्वियस सी बात है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट की बात हो रही है सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जनरल डिस्क्लोजर है। सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 ही तो तब अप्लाई होता है ना जब कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हो रहा होता है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट को वॉइडेबल करने की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्टर है जिसका इंटरेस्ट था, कंसर्न था, उसने डिस्क्लोज नहीं किया या फिर डिस्क्लोज तो कर दिया, प्राइवेट कंपनी नहीं थी फिर भी डिस्क्लोजर के बाद मीटिंग अटेंड कर ली, तो क्या ये 184 सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ? यस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन है ना पार्टिसिपेशन के लिए कि उस केस में इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो और पार्टिसिपेट कर लो, हर कंपनी को तो नहीं है। तो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करा लेकिन पार्टिसिपेट कर दिया तो गलत हो गया, कॉन्ट्रावेंशन हो गया। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन दे दी, क्योंकि ये वॉयलेशन हुआ है तो कंपनी को ऑप्शन दे दी कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट को करना चाहते हो, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो, वैलिड मान रहे हो, वॉइड मान रहे हो, ये आपके ऊपर है। वैलिड कर दियो तो वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वॉइड ही करना है, वॉइडेबल लिखा है मतलब मर्जी है। लगता है नहीं गलत हुआ है, नहीं कर सकते, वॉइड करना चाहिए, गड़बड़ हो सकती है तो वॉइड कर दो। लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया पार्टिसिपेट बट उससे कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा हमारे डिसीजन पर, तो वैलिड कर दो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वॉइडेबल है कंपनी के ऑप्शन पे। इट मे बी नोटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एंड नॉट वॉइड, and the option of rescinding the contract lies with the company and not with the interesting director. Thus, if the company decides to honor the contract, the interested director cannot rescind it because of irregularity. इंटरेस्टेड डायरेक्टर ये चीज़ नहीं बोल सकता क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो नहीं ये तो वॉइड ही होना चाहिए क्योंकि ये तो सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन है, तो आप इसको ख़त्म करो, कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा डायरेक्टर नहीं बोल सकता क्योंकि उसके हाथ में ये पावर नहीं है। कंपनी के पास पावर है कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मर्जी है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये तो इरेगुलर हो जाएगा विद दी सेक्शन, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे तो अगर कोई पार्टिसिपेट करता तो वो वॉइड होना चाहिए था, तो ये इरेगुलरिटी है, आपको इसको वॉइड कर देना चाहिए। नहीं, कंपनी डिसाइड करेगी, लेट द कंपनी डिसाइड, नॉट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ओके, now what is the punishment for contravention? Section 184 subsection 4 comes to rescue. If a director of the company contravenes the provisions of section 184 subsection 1 and subsection 2, that is does not disclose his interest or punishes the wrong in this respect, he shall be punishable with as under. कितने टाइम की imprisonment? up to 1 year, fine up to 1 lakh या फिर both, ठीक है। Next, no restriction on directors. Nothing contained in section 184 shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a director of a company from having any director or interest in any contract or arrangement with the company. So कोई भी सेक्शन में जो प्रोविज़न है 184 के सेक्शन में जो भी प्रोविज़न है वो ये नहीं कह रहे कि आप किसी और कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग मत लो मोर देन 2%, या फिर किसी और कंपनी के अंदर डायरेक्टर मत बनो या फिर सीईओ मत बनो, प्रमोटर मत बनो। ये नहीं कह रहे किसी फर्म के अंदर पार्टनरशिप मत लो, मेंबरशिप मत लो, मतलब मेंबर मत बनो, ओनर मत बनो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे सेक्शन 184 में। उन्होंने बस इतना कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रही होगी तो उसमें आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं बस। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अगर ये नहीं कर सकते होते तो फिर डिस्क्लोजर और नॉन पार्टिसिपेशन वाली प्रोविज़न ही क्यों बनाते? तो उस चीज़ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग नहीं ले सकते, ओनर नहीं बन सकते, प्रमोटर सीईओ वगैरह वगैरह नहीं बन सकते, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। So nothing in section 184 shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a director of a company from having any concern or interest in any contract or arrangement. ये चीज़ नहीं बोली गई है, ठीक है, इसको गलत इंटरप्रेट ना करें, इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट, exemption from disclosure if holding is up to 2%.
According to section 184 subsection 5b, the provisions of section 184 regarding the disclosure by interested director shall not apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between two companies where any of the directors of either company or two or more of them together holds or hold not more than 2% of the paid up share capital in the other company. देखो हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 में कि मोर देन होती है उस केस में आपको डिस्क्लोजर करना होता है और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट यहाँ लिखा है कि अगर अप टू 2% है तो डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है, विच वॉज इम्प्लाइड, बट ठीक है इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया, ठीक है, कि अगर 2% तक की शेयर होल्डिंग है तो 184 सबसेक्शन 2 में मानते नहीं है ना कि वो आपका इंटरेस्ट है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि आपको डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर अप टू 2% तक की शेयर होल्डिंग है. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस सेक्शन. Y Limited entered into a contract with Z Limited which has a paid up capital of 50 lakh rupees. One of the directors of Y Limited is holding equity shares of the nominal value of 50,000 in Z Limited. So Y Limited का जो डायरेक्टर है उसके पास कुछ Z Limited, Y Limited का जो डायरेक्टर है उसके पास शेयर्स हैं किसके, Z Limited के, ठीक है. Z Limited की टोटल पेड अप कैपिटल 50 लाख है और उस बंदे डायरेक्टर के पास कितने शेयर्स हैं, 50,000 वैल्यू के हैं, तो कितना परसेंट स्टेक हो गया, मोटा मोटा देखें तो 1% स्टेक है. बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एट द एप्रोप्रिएट बोर्ड मीटिंग. इज द कंसर्न डायरेक्टर लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर सच नॉन डिस्क्लोजर. अभी हमने जस्ट प्रोविजन पढ़ा है कि अप टू 2% के केस में यू डू नॉट रिक्वायर टू डिस्क्लोज, तो वही इसमें लग रहा है कि अप टू 2% छोड़ो, यहाँ तो 1% ही है, तो डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट बनती है, नहीं बनती है, तो वही चीज़ लिखी है सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 के हिसाब से. द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बिटवीन टू कंपनीज वेयर एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ वन कंपनी और टू और मोर ऑफ देम टुगेदर होल्ड्स और होल्ड नॉट more than 2% of the paid up share capital of the other company. In the present case, the holding of the director of Y Limited and Z Limited is only 1 plus 50,000 divided by 50 lakhs into 100. 1%, so which is much less than 2%. Therefore, he is not liable for any punishment if he does not disclose his interest regarding the holding of equity shares in Z Limited. Right? So let's come to section 189. बिकॉज 189 इससे रिलेटेड है, कह लो रजिस्टर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट एज सच उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट रजिस्टर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है तो इसी से रिलेटेड है, मैंने सोचा साथ में कर लेते हैं. 188 करने का वेट क्यों किया जाए, क्योंकि उसमें एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले 188 पढ़ना पड़ेगा फिर ही आपको वो समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अ क्वाइट ईजी सेक्शन, फटाफट से आपको समझ आ जाएगा, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. लेट मी टेक आउट द पेज फर्स्ट. पेज नंबर है इसका 3.64. I hope you have got the page number 3.64. Okay, so let's start with this. Section 189, register of contracts or arrangements in which directors are interested. So section 189 of the Act contains the provisions for maintenance of register of contracts or arrangements in which directors are interested. According to the section, maintenance of register of contracts or arrangements, section 189 subsection 1. It is mandatory for all the companies to keep one or more registers giving separately the particulars of all the contracts or arrangements as required under section 184 subsection 2. जो हमने अभी पढ़ा डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, और दूसरा 188 विच इज़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. नाउ मैनर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर. सच रजिस्टर शैल बी प्रिपेयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड शैल कंटेन द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स. मैनर भी बता रहे हैं और पर्टिकुलर्स भी बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या रखना है सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 में. As regards prescribed manner and particulars, we may refer Rule 16 of the Companies Rules 2014, which states that the register of the contracts or arrangements shall be maintained in form number MBP 4. The company concerned shall enter therein the particulars of company or companies or body corporates, firms or other association of individuals in which any director has any concern or interest as mentioned under subsection 1 of section 184.
से हमने पढ़ा था सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 वॉज फॉर व्हाट, जनरल डिस्क्लोजर्स ऑफ इंटरेस्ट. सो जो भी कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स, फर्म्स या फिर अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर इंटरेस्ट है डायरेक्टर का, उसको डिस्क्लोज करना है. As an exception, the particulars of the company or companies or bodies corporate in which a director himself together with any other director holds 2% or less of the paid up share capital would not be required to be entered in the register. क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि उसमें डिस्क्लोजर ही नहीं करना होता, तो उसको रजिस्टर में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. The particulars of the contracts or arrangements with the body corporate or firm or other entity as mentioned under section 184 subsection 2 in which any director is directly or indirectly interested or concerned, वो आपको mention करना पड़ेगा. The particulars of contracts or arrangements with the related party with respect to transactions under section 188 आपको वो भी mention करना पड़ेगा. When to make entries in the register. As per rule 16, the entries in the register shall be made at once and in chronological order. एक ही बारी में एंट्री करो और वो chronological order में होनी चाहिए, sequential होनी चाहिए. They shall be authenticated by the company secretary or any other person authorized by the board. तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑथेंटिकेशन कराना होता है विद द कंपनी सेक्रेटरी या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड फॉर द रजिस्टर्स, तो सिमिलर प्रोविजन यहाँ पर भी दिया हुआ है. रजिस्टर टू बी साइंड सेक्शन 189 सब सेक्शन 1. सो द रजिस्टर आफ्टर बीइंग ड्यूली and updated shall be placed before the next meeting of the board and signed by all the directors present at the meeting. तो रजिस्टर को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर रखोगे, जैसे भी वो अपडेट और फिल कर लेते हो आप उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर रखो और सारे के सारे डायरेक्टर्स जो भी मीटिंग के अंदर हैं उन सभी से साइन करवाओ. Disclosures to be made by a director or KMP section 189 subsection 2. Every director or KMP shall within a period of 30 days of his appointment or relinquishment of his office as the case may be disclose the particulars specified in section 184 subsection 1 relating to his concern or interest in the other associations which are required to be included in the register or such other information relating to himself as may be prescribed. सो डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय द डायरेक्टर और KMP की बात लिखी हुई है क्या, कि हर एक डायरेक्टर को, हर एक KMP को 30 डेज़ के अंदर अंदर जैसे ही डायरेक्टर और KMP का अपॉइंटमेंट हो जाता है या फिर डायरेक्टर क्या कर रहा है कि डायरेक्टर और KMP रिलिंक्विश कर रहा है अपना ऑफिस, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर उस डायरेक्टर या KMP को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि उसके कंसर्न्स और इंटरेस्ट किन किन कंपनीज़ में, एसोसिएशंस किस किस कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह में हैं, जो हमने सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 में पढ़ा था. ठीक है, और ये चीज़ आपको रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. रजिस्टर टू बी केप्ट एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस. सो रजिस्टर को आप कहाँ रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में रखोगे और वो रिमेन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. बिजनेस आवर्स का मतलब जो भी आपका ऑफिशियल टाइम है ऑफिस का. अगर आपका ऑफिस सपोज आप कोई होटल हो, होटल कंपनी है, अगर वो रात भर भी काम करती है तो वो पूरी रात उसका बिजनेस आवर्स माना जाता है, तो वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा बिजनेस आवर्स के दौरान. ठीक है. Preservation and custody. According to Rule 16 Sub Rule 3, the register shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company secretary or any other person authorized by the board for the purpose. Permanent preservation है, 8 years के लिए नहीं है, permanent preservation है. Extracts from register section 189 subsection 3 and rule 16 sub rule 4. The company shall provide the extracts from such register to a member of the company on his request. किसी member ने बोला कि मुझे इस register के ये pages दे दो, तो उसकी फोटोकॉपी आप दे सकते हो टू द मेंबर. कितने दिनों में देनी पड़ेगी, 7 डेज़ के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, जब भी आपको उस मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है और आपको फ़ीस का भी पेमेंट किया है पर पेज के हिसाब से. जो भी पर पेज फ़ीस आपने रखी है एज़ पर योर AOA, उसके हिसाब से आप पेमेंट रिसीव कर लोगे. लेकिन वो पर पेज जो फ़ीस है दैट कैन बी मैक्सिमम अप टू ₹10 पर पेज. अगर आपको याद आ रहा है तो हमने सेक्शन 171 पढ़ा था जहाँ पर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन करने की बात हुई थी. उसके अंदर भी सिमिलर प्रोविज़न पढ़ा था कि रजिस्टर मेंटेन करना है. मेंबर अगर डिमांड करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक्सट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे. टाइम लिमिट वहाँ पर 7 डेज़ नहीं 30 डेज़ था. प्लस वहाँ पर
पेज जो पेमेंट जो एक्सट्रैक्ट्स ले रहे हैं उसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर पेमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराना होता था, बट यहाँ पर क्या है मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज होगा, लेकिन आपके आर्टिकल्स में जो लिखा है वो देखा जाएगा, बट सेक्शन की कंप्लायंस के हिसाब से मैक्सिमम 10 है। आर्टिकल्स में आप 11 रुपीज़ नहीं लिख सकते पर पेज। नेक्स्ट, register to be produced at the AGM section 189 subsection 4. The register shall be produced at the commencement of every annual general meeting. It shall remain open and accessible. तो हर एक annual general meeting के अंदर रजिस्टर जाएगा, प्लस वो ओपन रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा ड्यूरिंग दी कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग। जब तक मीटिंग चलेगी उसकी वो ओपन रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा। किसको? टू एनी पर्सन हैविंग दी राइट टू अटेंड द मीटिंग। किसी भी पर्सन को वो एक्सेस करने का राइट है, जो भी पर्सन उस मीटिंग को अटेंड करने का राइट रखता है। अगर आपके पास जनरल मीटिंग को अटेंड करने का, AGM अटेंड करने का राइट है, तो आप उस रजिस्टर को देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एनी पर्सन लिखा है, मेंबर नहीं लिखा। इवन इफ़ यू आर नॉट अ मेंबर, यू हैव अ राइट टू अटेंड द AGM, यू कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर। सो इसीलिए दस इवन अ प्रॉक्सी हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर। अगर आया है तो वो भी रजिस्टर को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। सेक्शन 189 सबसेक्शन 5, सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट दैट इज द पर्टिकुलर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल नॉट बी एंटर्ड इन द रजिस्टर। मतलब सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई, मतलब रजिस्टर में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। कब? जब वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है, किस लिए? सेल के पर्पस के लिए हो रहा है, परचेज़ के पर्पस के लिए हो रहा है, या फिर गुड्स को, मटेरियल को, सर्विसेज को सप्लाई करने के पर्पस के लिए हो रहा है, और उस सेल, परचेज़ या फिर सप्लाई की जो वैल्यू है वो कितनी है? अप टू 5 लाख रुपीज़ है पूरे साल में। पर ट्रांजैक्शन नहीं बोला है, माइंड इट, एग्रीगेट बोला है पूरे साल में। तो पूरे साल में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहा है जो कि सेल, परचेज, सप्लाई से रिलेटेड है, किस चीज़ का? गुड्स, सर्विसेज, मटेरियल्स का, और उस गुड्स, सर्विस, मटेरियल्स की वैल्यू या फिर कॉस्ट कितनी है? अप टू 5 लाख रुपीज़ इन द ईयर, होल ईयर, एग्रीगेट देखना है, तो उस केस में आपको रजिस्टर में वो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट की। या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हो रहा है दैट इज़ एंटर्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी, किस लिए? कि उनको बिल्स कलेक्ट करने हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर बिल्स कलेक्ट करने हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय अ बैंकिंग कंपनी, तो उस केस में भी आपको सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 का जो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है उसका डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन क्या रहेगी? तो जो भी डायरेक्टर कंप्लायंस नहीं करता सेक्शन 189 का, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पेनल्टी है ₹25,000 ₹25,000। सो अब सेक्शन 8 कंपनी को फिर एग्जाम्शन दे दी। क्या एग्जाम्शन दी होगी आपके हिसाब से? जो अभी सेक्शन 184 में हम एग्जाम्शन पढ़ के आए हैं सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए, तो वो एग्जाम्शन वहाँ पर आपको था कि आपको डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस चीज़ की? अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है और उसने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है जो कि सेक्शन 188 वाला है, लेकिन उसका अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है, तो सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता है। तो सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता, मतलब डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो रजिस्टर में भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो वही एग्जाम्शन यहाँ पर भी दी हुई है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस सेक्शन एज वेल, सेक्शन 184 एंड सेक्शन 189, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। अगर आपको लगा कि आप इससे किसी की हेल्प कर सकते हैं, ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है वीडियो, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि बाद आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ। ऑल्सो अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड कोई भी टॉपिक रिक्वेस्ट हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर चैप्टर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है, क्वेरी है, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। जो भी सब्जेक्ट्स हैं CA फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी सब्जेक्ट में से मुझे बता सकते हैं, इसमें भी आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगी कि, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती बट हाँ मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वो वीडियो लेकर आऊँ। और अगर मैं
मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये वाली वीडियो मैं बनाने वाली हूँ एंड आई एम प्लानिंग फॉर इट और नॉट। तो आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लस आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देने हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक जिसमें मैं इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप you liked it and you are enjoying these sessions just like me. So that's all for today. Take care. Bye bye.